स्पिरिचुअलिटी वो होती है जब आप अपनी खोज में निकल जाओ। जिम कर रहे हैं सिर्फ शरीर को बनाने के लिए, टेकिंग स्टेरॉइड्स, दे जस्ट वांट टू मेक बिग बॉडी। हमने शरीर को क्या है ना बीमार कर दिया। यू डोंट हैव टू मेक मसल्स टू बी हेल्दी। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट गीता हमें नजर आती है। जैसे अगर हम कॉलेज में हैं तो हमें कुछ और गीता नजर आती है, हम जॉब में आ जाते हैं तो हमें कुछ और गीता नजर आती है। तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि खाओ वही जो तन को लगे। सिगरेट पीने वाले को बड़े अच्छे से पता है कि मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं। आपके हिसाब से अभी इंडिया में इस टाइम पे डिवोर्स इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है? एक बार ससुराल पहुंच गए, वहां से आपकी बॉडी आएगी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते निवेद जी। आज हमारे साथ है निवेद जी LSM पॉडकास्ट पे, एंड निवेद जी इज कॉलिंग हिमसेल्फ राइट नाउ अ सीकर, बट मतलब आप देख रहे हो कि बहुत ही फिट इंसान है यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं, और ही इज़ मोर देन मैनी थिंग्स। तो आई होप हम ये पॉडकास्ट में आपके वेरियस साइड्स को अनपैक कर सके। और पहले तो मुझे फिटनेस से शुरू करना है, बिकॉज आपने पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि देयर इज स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो इन फिटनेस। ये मैंने पहले कभी नहीं सुना है, तो आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? 100%, and thank you so much for having me on your show. Beautiful studio and beautiful people. और आई एम ऑल्सो होपिंग कि कुछ आज ऐसा निकल के आ जाए जो अभी तक लोगों ने टच नहीं किया है। यू नो, हम लोग शास्त्रों में या फिर डिफरेंट चीज़ों में जाके कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, और आजकल की जो जनरेशन है उस पर टाइम नहीं है। उसको कुछ ऐसा क्विक चाहिए कि हमारे सामने आ जाए और हमारी जो लाइफ है वो सॉर्टेड हो जाए, यू नो, कन्फ्यूजन ना रहे, राइट। तो इसका एक ही तरीका है कि जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी डायरेक्शन दे दी जाए, जैसे हम जॉब कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न होता चला जाए रास्ता हमारा। तो यू नो, आई वाज फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू गो इनटू द फिटनेस एंड द स्पिरिचुअलिटी। तो मैंने कहीं ना कहीं ये डिस्कवर करने की कोशिश करी कि फिटनेस करते हुए, बिकॉज आई लव डूइंग वर्कआउट एंड एवरीथिंग, कि स्पिरिचुअलिटी साथ में होती रहे। उसके लिए मुझे कहीं बैठना ना पड़े, मुझे मंदिर में ना जाना पड़े, ये चीज़ें ना करनी पड़े। तो इसमें जाने की कोशिश करी और उसको वी विल ट्राई टू डिस्कस। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर हम फिटनेस से पहले थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को समझ लें, एंड देन वी विल गो इनटू द फिटनेस, कि स्पिरिचुअलिटी फिटनेस पे कैसे जा सकती है, राइट। पहले अगर हम फिटनेस को डिस्कस कर लेंगे, देन स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा। ओके। तो अब मेरी नज़र में, यू नो, आई कैन बी रॉन्ग, बट मैंने जो डिस्कवर किया है उसको हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो जब मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाह रहा था तो मैं आई यूज्ड टू रीड लॉट्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। मंदिरों में जाता था, वहाँ बैठता था। कौन सी स्क्रिप्चर्स पढ़ी आपने? सो वेदांत ऑलमोस्ट सारा पढ़ा है, यू नो, और गीता तो बहुत लंबे समय तक मेरे साथ रही। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट गीता हमें नज़र आती है। जैसे अगर हम कॉलेज में हैं तो हमें कुछ और गीता नज़र आती है, हम जॉब में आ जाते हैं तो हमें कुछ और गीता नज़र आती है। एंड व्हेन यू आर सीकिंग समथिंग, जब आप सत्य की खोज में होते हो तो गीता किसी और रोल में हमारे साथ आती है। तो इस तरीके से गीता साथ रही, और जो बाकी रिलीजन हैं उनकी भी जो स्क्रिप्चर्स हैं वो सब पढ़े। बाइबल हो गया, कुरान हो गया। एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये है कि हम सारे लोग एक ही किसी चीज़ की खोज में हैं, डिफरेंट एंगल से। अब इसको आई ऑलवेज ट्राई टू पुट इन दिस स्टोरी, कि एक स्टोरी से अगर लोगों को समझा दो ना तो बड़े अच्छे समझ में आ जाता है। तो अगर हम इमेजिन करें कि हम अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है, राइट। उसमें से हमारे थोड़े से हाथ निकाल दिए, हल्के थोड़े से पैर निकाल दिए हैं। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि ये बॉक्स आप हो, और आपकी याददाश्त चली गई कि आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप बॉक्स हो या फिर आप हर्षिल हो, राइट। अब मेरी याददाश्त चली गई है तो मैं दुनिया में घूम रहा हूँ और अपने आप को बॉक्स समझ रहा हूँ कि मैं इस बॉक्स में हूँ। अब मैं परेशान हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, यू नो, जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई फील कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं। अब मेरी जो खोज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मैं बॉक्स नहीं हूँ, मैं हर्षिल हूँ या मैं निवेद हूँ।
और हमें ऐसा कोई बताने की कोशिश करे कि नहीं तुम बॉक्स नहीं हो, तुम ह्यूमन हो, तुम दौड़ सकते हो, यू कैन ट्रैवल, यू कैन फ्लाई, लेकिन हम सुन नहीं रहे उनको। हम कह रहे नहीं नहीं, आई एम बॉक्स, मैं तो अपने आप को बॉक्स देख पा रहा हूँ एंड आई एम बॉक्स। ह्यूमन की भी यही खोज है, वो एक शरीर में है और इस शरीर को हम लोगों ने अपने आप को मान लिया है कि आई एम निवेद मिश्रा, ये मेरी लिमिटेशंस हैं कि मैं इतना दौड़ सकता हूँ, इतना चल सकता हूँ, इतना सोच सकता हूँ। लेकिन सभी का रास्ता एक ही तरफ जाता है कि वो ये जाने कि वो रियलिटी में कौन है, वो बॉक्स नहीं है या वो हम नहीं हैं जो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। अब जितने भी स्क्रिप्चर्स हुए, जितने भी जागे हुए लोग हुए जिन्होंने सत्य को जाना, बॉडी से ऊपर की चीज़ों को जाना, उन सब ने ये कहा कि आपकी जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ मुड़ जानी चाहिए जीवन को जानने की। बहुत सारे तरीके बताए, अलग अलग तरीके, क्योंकि आज तक जो भी पहुँचे हैं वो सब अलग अलग तरीके से पहुँचे हैं। अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी मानने लगें कि हमने लेट्स से एक रिलीजन ले लिया कि इसमें आपको इस तरीके के कपड़े पहनने हैं, इस तरीके की पहनावा करना है, एंड देन यू बिकम स्पिरिचुअल पर्सन। आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, यू बिकम स्पिरिचुअल पर्सन। जब तक खोज बाहर है, जब तक हम बाहर ढूंढ रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ नॉट द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी वो होती है जब आप अपनी खोज में निकल जाओ। अब जैसे हम अपनी खोज में निकल गए, एंड देन हाउ यू लिव इन द वर्ल्ड में तो आपको काम भी करने पड़ेंगे, आपको जॉब करना है, अपनी फिटनेस पे काम करना है। अब इसके थ्रू कैसे अपनी तरफ खोज में निकलें, तो वहाँ पे रास्ता मैंने बनाने की कोशिश करी कि हाउ यू गो इनटू द फिटनेस एंड यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तो फिटनेस एक ऐसा तरीका है जो एम बेस्ड हो, राइट? जैसे कि इफ़ आई टेल यू कि आप स्पिरिचुअल होना चाहते हो, राइट? यू वांट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, और आपको ना तो गुरु का पता है, ना आपको रास्ता पता है कि अपनी तरफ रास्ता आता कैसे है। तो ह्यूमन बॉडी की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पे आप काम करते हो कि यू नीड टू सिट डाउन फॉर 1 आवर 2 आवर इन द मेडिटेशन एंड सी कि आपको क्या मिलता है, एंड यू डू एवरीथिंग विद जो इस बॉडी के साथ कर सकते हो। तो मुझे किसी ने बताया कि व्हेन यू रन यू कैन मेडिटेट, व्हेन यू वर्क आउट you can meditate. So when you're running, you're seeing yourself running. Right. आप कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हम थक गए, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ रहे होते हैं। When you separate yourself from the body, तब आप बॉडी को रन करते हुए देख रहे होते हो। That's the advanced stage. But beginning में you just see yourself running. जब आप ये देखते रहते हो बहुत देर तक देखते रहते हो, तो कैसे देखना चाहिए बिगनर स्टेज पे कि मैं दौड़ने जा रहा हूँ, एंड मैं कैसे कर सकता हूँ कि यू जस्ट सी योरसेल्फ रनिंग? हाँ, सो क्या होता है कि स्टार्टिंग में बिकॉज लेट्स से सपोज आई डोंट नो ऑन एवरेज 35-36 year old person या 25 year old person और 20 year old person, 20 year old person में भी 6 किलोमीटर ऐसे भाग लेगा, 25 पे 5 किलोमीटर ऐसे भाग लेगा, 35 पे 4 किलोमीटर ऐसे भाग लेगा विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। बट आप जो कह रहे हो मैं कैसे एक्सटेंड कर सकता हूँ अपने आप को, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो हाउ डू आई कीप वाचिंग माई सेल्फ? या ट्रू। सो इसको हम मेडिटेशन पे स्टार्टिंग में नहीं ले जाते हैं। लेट्स से कि यू आर वॉकिंग, है ना, आपने सोचा कि मैं वॉक करने जाऊँगा 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर वॉक करनी है। यू आर वॉचिंग योर फीट कि मेरे पैर चल रहे हैं, राइट? एंड देन यू वॉचिंग योर हैंड्स। कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं या सुनते हैं ना, उसके साथ एक मेमोरी कनेक्टेड होती है। ओके, लेट्स से यू आर वेयरिंग एडिडास शूज़, आप वॉक कर रहे हो, आपने देखा एडिडास का शूज़ आगे गया, आप उस ब्रांड पे पहुंच जाओगे। आई एम जस्ट शोइंग यू द कनेक्शन कि आप कैसे माइंड आपका गेम खेलता है एंड यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो बेसिकली मेडिटेशन इज़ द टू बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप इस वक्त यहीं आ जाओ, इट्स अ मेडिटेशन। तो आप जूते को देख रहे हो, आपने जूता देखा एंड देन यू आर इनटू द ब्रांड, फिर आप ब्रांड से उस एडवर्टाइजमेंट में पहुंच के, एडवर्टाइजमेंट से आप मैच में पहुंच के, पीपल आर वेयरिंग एडिडास किट, तो ये कन्वर्ट हो गया। व्हेन यू आर एबल टू वॉच योर फीट, जस्ट वॉच,
यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, जस्ट वॉचिंग, पैर चल रहे हैं आपके, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉक करके आते हो। अगर आप यू आर एबल टू डू 50% टू बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, आपका मेडिटेशन हो गया वो, राइट। इसका कोई लिंकेज है कि लेंथ ऑफ रनिंग से? बिकॉज अगर आप लेट्स से, इसमें दो चीज़ें, एक इज़ आई एम ट्राइंग टू रिमूव फॉर द लिसनर कि हाउ कैन आई अचीव अ मेडिटेटिव आउटपुट विथ माई रनिंग, एक चीज़ तो वही हुई। एंड सेकेंड इज़ कि ये प्रोसेस से क्या मेरा लेंथ ऑफ रनिंग इंक्रीज हो सकता है या मेरा इंटेंसिटी ऑफ रनिंग इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज दोनों आउटकम अचीव करने। नाउ आई नो दैट आपने बोला कि एक्सटर्नल नहीं करना है, हाँ, बट इन अ वे मैं उसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि आउटकम नहीं इंक्रीज करना है, बट अपनेपन को मतलब अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपैंड करना। लेट्स अंडरस्टैंड इन अदर वे। इसको थोड़ा सा ना हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक पेरेंट है और एक बच्चा है और एक खिलौना है। अब इसमें जो मैं ये बता रहा हूँ उसमें जो पेरेंट है वो हम हो गए, हम इन द सेंस नॉट बॉडी। जो बच्चा है वो माइंड है, हमारा माइंड, और जो खिलौना है वो हमारी बॉडी है। तो बॉडी क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, आई वुड से। उसकी कोई अपनी ख्वाहिशें नहीं होती हैं। बॉडी की ये ख्वाहिश नहीं होती कि मुझे ऐसा रखो ऐसा नहीं रखो। माइंड गेम खेलता है, जैसे कि उसे अगर समोसा चाहिए तो वो माइंड को चाहिए, बॉडी को नहीं चाहिए, राइट। तो बॉडी तो एक निर्जीव खिलौना हो गया। अब माइंड है वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, राइट, एंड वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी टैलेंटेड, लेकिन उसकी डायरेक्शन ख़राब हो गई, वो बिगड़ गया है। अब जो पेरेंट हैं अगर उस बच्चे पर डायरेक्टली काम करें कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तो वो बच्चा जानबूझ के वही करेगा जो उसे अच्छा लगता है। कितना भी समझा लो, डायरेक्ट माइंड पे जब हम काम करने की कोशिश करते हैं माइंड भागता है। जो उसका टूल है खिलौना, उस खिलौने को हम अपने कंट्रोल में ले लें। अब खिलौना हो गया हमारी बॉडी, कि बॉडी को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब नाउ वी से कि अगर हमें 4 बजे सुबह उठना है, माइंड विल से क्यों उठना है, आप 2 घंटे और सो लो, सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है, आपके लिए बहुत अच्छा है, 100 आपको आंसर मिल जाएंगे। बट यू डिसाइड एज ए इंचार्ज कि मुझे 4 बजे तो उठना ही उठना है कैसे भी करके। एक बार जब आप उठते हो तो माइंड के पैटर्न ब्रेक होने लगते हैं। अभी क्या है ना, माइंड ने जो बोला हम मान जाते हैं कि ठीक है थोड़ा सा और लेटे रहते हैं, तो माइंड स्ट्रांग होने लगता है। बच्चे को अगर पता चला, उसने रोया, अगर आपने खिलौना दे दिया कि ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा और खेल लो, वो बच्चा कहेगा थोड़ा रोना होता है, उसके बाद खिलौना मिल जाता है। वहीं पेरेंट ने बोला कि आप रोते रहो, कुछ भी करते रहो, 2 घंटे आपको खिलौना नहीं मिलेगा। एज अ इंचार्ज आपने बोल दिया कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, तो माइंड ट्रेन होने लगता है। किसी भी मेडिटेटिव फॉर्म में जाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए फर्स्ट पायदान जो होता है वो शरीर होता है। एक कहावत मतलब एक वो है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सारे धर्मों का रास्ता शरीर से होते हुए जाता है, शरीर पहली सीढ़ी है। तो जैसे ही हम उस शरीर को पकड़ लेते हैं कि भाई तुम्हें इतने टाइम तक इतना ट्रेन करना है, इतने टाइम तक ये करना है, देन माइंड सपोर्ट यू। फिर माइंड रास्ते ढूंढने लगता है कि आपको फिटनेस कैसे करनी है। अब इसमें क्या होता है, जैसे माइंड को ट्रेन करने के लिए बॉडी का सहारा हमने जब लेना स्टार्ट कर दिया, तो बॉडी आपकी कब फिट हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है, और साथ साथ में आपका माइंड ट्रेन हो गया, पावरफुल हो गया। जैसे व्हाट आई डू, मैंने डिसाइड किया कि मॉर्निंग में मुझे 10 किलोमीटर्स की रनिंग करनी है। अब डिसाइड कर लिया, सब आपने पैकिंग कर ली, सारी चीज़ें कर ली। अब माइंड बीच में गेम खेलेगा ही खेलेगा। इट विल शो कि आपको 10 किलोमीटर क्यों दौड़ना है, आप 9 किलोमीटर दौड़ लो। व्हेन यू फिनिश, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, देन यू फील कि आप इंचार्ज बन गए हो और माइंड आपका सपोर्ट करने लगा है हर चीज़ों में। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप बॉडी को लेके मत चलो टारगेट, यू फिक्स टारगेट फॉर योर माइंड, कि आपकी जो भी फिटनेस है वो एम बेस्ड हो, कि आज मुझे लेट्स से 5 मिनट के लिए स्किपिंग करनी है, तो वो करनी है, वो आपको शरीर के लिए नहीं करनी है। यू नीड टू ट्रेन योर माइंड, एंड व्हेन यू कीप डूइंग इट, तो आपका माइंड पावरफुल हो गया, आपकी बॉडी कब फिट हो जाती है पता ही नहीं चलता है।
So what is happening nowadays when you go to the different fitness centers, वहाँ लोग जिम कर रहे हैं सिर्फ शरीर को बनाने के लिए. That's why I think lots of crime is also happening. कि वो शरीर को बनाते हैं और Crime in what sense? So what is happening is very scary part. जितने भी आप gyms में जाते हो, they're taking steroids. उसका तरीका ये है कि they just want to want to make big body and और फिर उसके उन्हें ये लगता है कि जब हम फिट हो जाते हैं, अच्छे दिखने लगते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे पास आने लगती हैं. People say कि you look good, the girlfriend, and the job, money, everything you will get when you are fit, when you are looking good. ये सब नहीं होता है. शरीर बड़ा होने से या बॉडी बनने से ये चीज़ें नहीं आती हैं. ये हमें मूवीज़ में और इनमें लगता है. Then they feel कि क्यों नहीं आ रही हैं. And then they try to grab it, फिर उन चीज़ों को छीनने की कोशिश करते हैं. तो इस वजह से ये बहुत ही गलत डायरेक्शन हो जाता है और बॉडी से आप अनफिट होने लगते हो. सो मेनी केमिकल्स यू आर पुटिंग इन द बॉडी, तो वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाने लगते हैं. तो शरीर जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक टाइगर है, वो एक शिकार के पीछे भाग रहा है. शिकार को उसने पकड़ा, बहुत भागा, अच्छे से उसने रनिंग की और ग्रैब किया, खा के सो गया. अब वो इसलिए नहीं भाग रहा था कि उसको फिट होना है, वो तो अपने टारगेट के पीछे भाग रहा था, बट प्रोसेस में वो फिट हो गया. तो फिटनेस यही होनी चाहिए कि हमारी लाइफ में जो हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं वो पूरा हो, लेकिन जो आपका रास्ता है वो फिटनेस से होके गुजरता हो. गॉट इट. सो फिटनेस को एक गोल मत रखो. यस, फिटनेस इज अ वे टू रीच योर गोल. एक जरिया होना चाहिए. ओके. तो उससे क्या होता है कि इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. शरीर तो गोल कैसा रखना चाहिए? मतलब लेट्स से इसको थोड़ा अनपैक करते हैं. ठीक है, मैं ये समझ गया कि फिटनेस को आप एक गोल मत बनाओ. आपका एक लाइफ गोल होना चाहिए एंड फिटनेस शुड बी अ पाथवे वो लाइफ गोल अचीव करने के लिए. ओके, तो ये मैं समझ गया. अभी अगर कोई हो 20 साल का या 25 साल का, तो उसका लाइफ गोल क्या होना चाहिए? ओके, देखो लाइफ गोल जिसमें फिटनेस मिल सके अच्छी तरह से. हाँ, तो मुझे ये लगता है कि एवरीबडी शुड गो इन अ स्पिरिचुअल पाथ. पहली चीज़, हम सब लोग ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली जा एक ही तरफ रहे हैं. किसी कारणों से हमारा रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन पहुंचना एक ही जगह है कि अपने आप को जानना है. अब आप जो भी चीज़ दूसरी डिसाइड करते हो, लेट्स से यू वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू डू द जॉब, ये सब चीज़ों के साथ साथ हमारे शरीर को आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो उस प्रोसेस में. जैसे कि मेरी जॉब यहाँ से लेट्स से 2 किलोमीटर है, जो जगह है जहाँ पे मुझे जाना है. अब आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हो, आप लेट नाइट आते हो, अर्ली मॉर्निंग आपको जल्दी उठना पड़ता है. तो ऑफिस तक जाने का रास्ते को आप इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो. फिटनेस ना आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको करना पड़ रहा है, अब रनिंग करनी है, पैदल चल के जाना है. हाउ यू कैन मेक इट फन, वो आपको आना चाहिए कहते हो. इसीलिए आई ऑलवेज से कि इफ़ यू टेक टाइम, आपको स्पोर्ट्स करना चाहिए. स्पोर्ट्स क्या होता है, व्हेन यू डू स्पोर्ट्स आपको पता नहीं चलता है कि आप कब खेलते खेलते फन के साथ साथ यू हैव डन योर फिटनेस, राइट. तो दैट कैन बी वन ऑफ द वे. यू कैन गो बाय साइकिल, क्योंकि लोगों को क्या है ना, बाहर दिखाने में बहुत खुशी मिलती है कि साइकिल से क्यों जाना है, आई एम रिच, या लोग कहेंगे कि इस पे तो साइकिल है, गाड़ी नहीं है. आई डू ऑलवेज, मैं कभी भी घर से साइकिल लेके, जब व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, ऑफिस चला जाता था, आई यूज्ड टू रन. तो ये लाइफस्टाइल न्यू जनरेशन को इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी. मैं 5 साल से सिर्फ साइकिल यूज़ कर रहा हूँ. मेरा एक दोस्त है हमारे लेवल में, मेरा दोस्त है कुश, वो मुझे कुछ X करोड़ का आदमी बुलाता है. तो लेकिन मैं गाड़ी तो यूज़ नहीं करता हूँ अभी 5 साल से, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए कि सिर्फ साइकिल. छोटी सी साइकिल है, फोल्डिंग साइकिल है, बिकॉज बॉम्बे में हमें फोल्डिंग साइकिल यूज़ करनी पड़ती है, बिकॉज नॉट फॉर स्पेस, बट अगर आप देयर आर सम एरियाज जहाँ पे हम लोग साइकिल कर सकते हैं, और अगर थोड़ा और दूर जाना है तो इट्स जैसे सीलिंग क्रॉस करना हो तो हम साइकिल पे नहीं जा सकते. तो फिर मैं टैक्सी में या मेरी गाड़ी में साइकिल बूट में रख देता हूँ, वो साइड पे निकल के साइकिल अनपैक स्टार्ट. बट दिस इज वेरी गुड हैबिट.
और मज़ा आता है। आप यू विल लव या ट्रेन में जाना हो तो यहाँ से अगर मैं निकला लोअर परेल स्टेशन या महालक्ष्मी स्टेशन में साइकिल को बंद करके ट्रेन में लेके जाओ, ट्रेन में जाके फिर उतर के कंटिन्यू साइकिल। एंड दैट्स व्हाई यू लुक सो फिट, रियली। तो ये मेरे ख्याल से हमारी हैबिट है। जैसे पीपल यूज्ड टू से कि ये मुझे कंफर्टेबल नहीं है चीज़ें। हम मनुष्य शरीर को ना किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। यही शरीर 6 महीने स्नो में जाके, बर्फ़ में जाके तपस्या भी कर सकता है। यही शरीर गिलास का पानी उठाने में असमर्थ होता है। हम बिगाड़ते हैं इस शरीर को। तो पीपल यूज्ड टू से कि एक कहानी, इफ़ आई कैन इंट्रोड्यूस, कि एक व्यक्ति था, गांव से बिलोंग करता था। तो वो शहर में किसी कारण से पहुंच गया किसी दोस्त के पास। अब उसको बहुत ही सॉफ्ट गद्दे पे लिटा दिया। अब वो पहली रात नहीं सो पाया, इतने सॉफ्ट, क्योंकि वो सोता था गांव के जो खाट होती हैं, जो खटिया होती हैं उस पर, तो कुछ ना कुछ उसके लगता रहे, तभी उसे नींद आती थी। 2 दिन नहीं सो पाया, 2 रात। फिर उसने तीसरे दिन देखा कि इसमें कुछ ऐसी लगने वाली चीज़ जो मेरे छिपती रहे कहीं ना कहीं, वो उसने लगाई और वो आराम से सो गया। अब ये हैबिट है। अगर देखा जाए तो सॉफ्ट गद्दा है वो बेटर है उसके शरीर के लिए, लेकिन उसे उसमें सोने की आदत है। तो जो भी लोग इस हैबिट में हैं, जैसे तो अगर आपने फिटनेस को एक हैबिट बना दी, एक वे ऑफ लाइफ बना दी, तो वो आपको छूटेगी नहीं। अभी क्या हो रहा है ना कि ये टास्क है कि फिटनेस करनी है, ये करना है। आपको जो भी पसंद हो, जिसमें आपके फिजिकल वर्कआउट हो रहा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वॉक हो, चाहे जॉग हो, कुछ भी हो, इसको अपने तरीके से, इसे आपको कोई बताए तब नहीं आता है। जैसे आपको कुछ भी अच्छा लगता है, यू जस्ट वांट टू प्ले बैडमिंटन फॉर हाफ एन आवर, दिस अ फिटनेस। यू डोंट हैव टू मेक मसल्स टू बी हेल्दी। आजकल हेल्थ का वो हो गया है कि यू शुड हैव एब्स एंड एवरीथिंग। आपको खुश रहना आना चाहिए इस बॉडी के अंदर। आप इस घर में खुश हो, यू आर हैप्पी। आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है बॉडी में। बट फिर भी एक फिजिकल का तो इफेक्ट है ना। जैसे एक और है हमारे लेवल में, ओमकार। तो ओमकार को मैंने देखा था कि वो एक्चुअली काफ़ी फ्लफ़ी थे। हाँ, मतलब फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर उनको एक शौक लगा कि ठीक है, मतलब उनकी शुगर लेवल बहुत हाई हो गई। और फिर उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया बंदे ने, कि उसने देख लिया कि अभी ये शुगर लेवल हाई है, मैं उसको कम ही करके रहूँगा। तो उसने शुगर खाना छोड़ दिया या नेचुरल शुगर पे शिफ्ट हो गया। फिर वो आई थिंक फर्स्ट मंथ जब उसने रनिंग शुरू की, तभी 189 किलोमीटर्स ऑफ दैट मंथ उसने शुरू किया फ्रॉम नथिंग। सेकेंड मंथ 150 किलोमीटर्स, थर्ड मंथ 150 किलोमीटर्स। तो काफ़ी कंसिस्टेंट उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। रनिंग ओके। ये जो ओमकार है हमारे कॉलीग। तो और फिर क्या हुआ कि नॉट जस्ट जैसे आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, मतलब फ्रॉम अ फिटनेस पर्सपेक्टिव, इफ यू फोकस ऑन योर फिटनेस, यू ऑल्सो स्टार्ट टू लुक बेटर। तो ओमकार पे वो इफेक्ट आ गया। मतलब वो उसके चेहरे पे एक अलग रौनक आ गई। तो कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो अ मोटिवेटर, राइट? इन अ वे हम लोग कह रहे हैं कि इंटरनल नहीं होना चाहिए, आई मीन एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। बट इन सम वे एक एक्सटर्नल आउटकम आ जाता है जो लोगों को पसंद आता है, राइट? सो इसमें क्या है ना, मतलब ये दोनों ही चीज़ें एक तरह से सही हैं कि जब तक हमारी खुशी किसी चीज़ पे डिपेंड है, जैसे लेट्स से हमें लगा कि हम बहुत अच्छे दिखने लगे हैं, लुकिंग रियली गुड, हैंडसम, और आप एक जगह गए जहाँ पे सब ऐसे ही दिखते हैं, और उनमें से कहीं ना कहीं आपका लेवल डाउन है, somebody will say कि दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग गुड, और उसने ऐसा बोला, आप लेके बैठ गए कि मैंने तो अपना पूरे 6 महीने निकाल दिए फिटनेस पे, और ये कह रहा है मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, तो आप डिमोटिवेट हो गए। अगर आपकी खुशी आपके अंदर हो, अंदर इन द सेंस कि वट एवर टास्क आई एम डिसाइडिंग, आई एम अचीविंग, दिस इज़ माई हैप्पीनेस। गॉट इट। अब मैं कैसा दिखता हूँ, कैसे नहीं दिखता हूँ, ये मैं किसी और से पूछने नहीं जाऊँगा। सो आई फील गुड कि मैं अब शीशे में देखता हूँ कि दिस निवेद आई वांट। गॉट इट। I have another question, Nivedh, related to fitness and supplements, protein, vitamin tablets, omega-3, fish oil capsule, ये सब बहुत पुश करते हैं। तो उनकी रियलिटी थोड़ी बताइए कि should we be taking, not taking?
ओके, सो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। जैसे जो फिटनेस होती है, हमने शरीर को क्या है ना बीमार कर दिया है। जो अगर हम 2 लोगों को कंपेयर करें कि आजकल के जो लोग शहरों में रह रहे हैं, मोस्टली उनके पास सब कुछ है। अच्छी कार है, अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, सब कुछ है, लेकिन शरीर से भी बीमार हैं, माइंड से भी बीमार हैं। राइट। और एक गाँव में रहने वाला लोग, वो सिर्फ़ खा रहा है और अपने खेत पे काम कर रहा है, लेकिन सुपर फिट, मेंटली पीसफुल। इसमें कहीं न कहीं हम एक गलती कर रहे हैं, वो ये है कि हम जो चीज़ें हमारे शरीर को नहीं चाहिए ना, वो भी डालने की कोशिश कर रहे हैं शरीर में। और जो प्योर चीज़ें थीं, जो इंडिया का बेस था, वो हमसे छीन लिया गया है, राइट? जो खाना हम 16 साल तक खाते हैं ना, वो खाना हमारी बॉडी बड़ी जल्दी एब्ज़ॉर्ब करती है कि ये खाना हमें चाहिए था। आप कभी भी देख लेना कि वो खाना इतनी जल्दी डाइजेस्ट होगा जो आपने 16 साल तक खाया है। उसके बाद वी हैव चेंज्ड एवरीथिंग। आप पीनट बटर खा रहे हो, आपने कभी नहीं खाया होगा 16 साल तक पीनट बटर। तो मेरी नज़र में घर में 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे एक है A2 घी, बहुत सारे अच्छी कंपनी हैं जो बना रही हैं, प्योर घी है। दूसरा है जो काले चने हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत कैपेबल हैं आपको एक गुड शेप में लाने के लिए। तो ये काले चने पोस्ट वर्कआउट लेने चाहिए? बिल्कुल, ओके। कैन डू इट। बॉइल? बॉयल में थोड़ा-सा हम निकाल देते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर आप उनको जो भीगे हुए हैं उनको ही ले पाएँ तो बहुत अच्छा है। ओके। स्टार्टिंग में बॉइल्ड के साथ जा सकते हैं, तो A2 घी, काले चने। काले चने एंड प्योर मिल्क, मिल्क। हम इतनी सारी प्रोटीन में खोए जा रहे हैं, इनडायरेक्टली वे प्रोटीन खा तो मिल्क ही रहे हैं, लेकिन मिल्क बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर को लगातार वो करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। केसिन प्रोटीन होता है जो स्लो डाइजेस्ट होता है, तो आपको मिलता रहता है। क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि हम लोग जो अपनी डाइट है ना, वर्किंग कल्चर की वजह से बहुत गैप वाली कर देते हैं। तो गैप वाली यानी? गैप इन द सेंस, एक अभी लिया, दूसरी हम शाम को लेने वाले हैं। तो इसमें एक एक प्रोसेस था, जो एक रिसर्च हुआ था। जो अफ्रीकन बच्चे होते थे ना, उनकी बॉडी को पता होता था कि एक ही बार खाना मिलने वाला है, क्योंकि गरीबी इतनी थी। तो बॉडी खाने को स्टोर करना सीख गई कि एक बार मिलना है, जितना ज़्यादा ले सको उतना ले लो। तभी अफ्रीकन बच्चों के देखे होंगे बड़े पेट होते हैं। अमेरिकन जो ब्लैक होते हैं, जो बहुत फिट दिखते हैं, उन्हें पता है कि 5 बार खाना मिलने वाला है, तो आपको थोड़ा ही खाना है। तो बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगती है कि क्या चाहिए, कितना चाहिए और कैसा चाहिए। तो अगर हम उसको सुनते-सुनते अपनी डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन उसमें पीसेज़ में बाँट सकें और ड्यूरेशन को थोड़ा-सा कम कर दें। ड्यूरेशन बड़ी होती है, देन यू वांट टू ईट लॉट्स ऑफ फूड। ये हो गया। और बेसन जो है, दैट इज़ रियली रियली गुड थिंग, उसको आप रख सकते हो। और ये 4-5 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से घर में होनी चाहिए। बेसन, काले चने, हाँ, दूध, घी घी। और और पनीर और दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, हाँ, ये हम रख सकते हैं। और बेसिकली बॉडी को ऐसी बनाओ कि आप बॉडी चुन-चुन के न्यूट्रिएंट्स निकाल सके एग्ज़ैक्टली। खाने से। हाँ, तो और कम खाओ। न्यूट्रिएंट रिच फूड खाइए। एग्ज़ैक्टली। तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि खाओ वही जो तन को लगे। आपके ना एक फ़िल्टर होना चाहिए। और कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सके, मतलब अगर कोई हम सुपरमार्केट में जा रहे हैं तो हम न्यूट्रिएंट फूड को या नॉन न्यूट्रिएंट रिच फूड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते मेरे ख्याल से आजकल के ज़माने में ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे हर व्यक्ति को पता होता है कि उसके शरीर के लिए क्या ठीक है। सिगरेट पीने वाले को बड़े अच्छे से पता है कि मेरे शरीर के लिए ये ठीक नहीं है सिगरेट, बट पी रहा है। तो आजकल का जो ज़माना है, गूगल का ज़माना है, इसमें आपको बड़े ईज़िली पता होता है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए और किससे हमें मिल सकता है, पहले के ज़माने में तो हमें पता ही नहीं होता था कि हम गेहूँ खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, बट किस वजह से खा रहे हैं। दे वर जस्ट ईटिंग, और उन्हें मिल रहे थे क्योंकि उसमें होते थे। तो बहुत ईज़ी है जानना इस चीज़ का कि भाई तुम्हारे शरीर के लिए क्या ठीक है। एक फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए। आप शरीर में ना एक डस्टबिन की तरह लोग खाना डालते हैं कि आप बस यू जस्ट कीप पुटिंग इट, ये भी खा लेते हैं, थोड़ी सी और जगह है ये भी डाल देते हैं। जो भी खाओ, यू जस्ट आस्क वंस कि क्या ये शरीर के लिए ठीक है जिसको मैं अपने शरीर में डाल रहा हूँ। कैसे पूछना चाहिए, मतलब
So मतलब क्योंकि ये आप हाँ, जो कह रहे हो ना, ये थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है मेरे हिसाब से। डिफिकल्ट इन द सेंस कि मैं एम्पैथाइज कर रहा हूँ सामने वाले के लिए, क्योंकि क्या होता है कि एक तो टेस्ट जैसी चीज़ है, अलग अलग टाइप के टेस्ट है पैलेट पे, अभी आजकल इजीली मिलते जा रहे हैं। और फिर मतलब सपोज आप आइसक्रीम खाते हो तो यू गेट अ हिट ऑफ डोपामीन, आपके ब्रेन को अच्छा लगता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में शुरू किया कि मन एक चीज़ है और बॉडी एक अलग चीज़ है, और मन को अच्छा लगता है ये सब। तो जब भी आप डस्टबिन की तरह खा रहे हो, मन की वजह से ही कर रहे हो इन अ वे। लेकिन वो रहा नहीं जाता, मतलब कोई भी जो ऐसे खा रहा है, ये डस्टबिन तो बहुत हार्श वर्ड है, लेकिन अगर कोई खा रहा है तो मतलब थका हुआ हो, या मैंने वो भी नोटिस किया है कि नॉर्मली अगर लोग थके हुए होते तो उनका एनर्जी, दे वांट टू कंट्रोल। पुट एनर्जी इन। हाँ हाँ, सो इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं ना, हाँ इंद्रियों की कोई अपनी ख्वाहिश नहीं होती है। जैसे जीव की कोई अपनी ख्वाहिश नहीं है। जीव ये नहीं कहता है कि अब मुझे जैसे अगर माइंड कनेक्टेड नहीं है जीव से, हमारी टंग से, तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं अब मुझे मीठे की ज़रूरत है। वो माइंड मांगता है, राइट और माइंड को हम इंद्रियों के थ्रू ट्रेन करते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन माइंड में है वो हमारी इंद्रियों से ही है। राइट जैसे कि टेस्ट हमने कैसे जाने, राइट जो मेमोरी है हमारे माइंड में वो टंग से ही आया, जीभ से ही आया हमारे अंदर। जो हमने देखा है वो हमारी आंखों से इंफॉर्मेशन माइंड में गई है। तो इनको इस वे में भी ट्रेन किया जा सकता है कि दिस इज़ नॉट राइट। जैसे कि अगर मैं ब्लैक कॉफ़ी अभी पीता हूँ, आई लाइक इट, अगर ये मुझे 10 साल पहले दे दी जाती या 15 साल पहले दे दी जाती, तो मैं ये कहता ये कड़वी चीज़ क्यों पीनी है। बट मेरी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं टंग उससे वो हो गई, फैमिलियर हो गई, और वो मुझे पसंद होने लगी चीज़। तो आज अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो यू विल हैव टू क्वेश्चन, इज दिस गुड फॉर मी। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हम उसी हिसाब पैटर्न पे चलते रहेंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू मेक चेंज। वो हमारी हैबिट में कभी चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए इंद्रियों के वश में नहीं होना है। इंद्रियों से हम कर रहे हैं उसको क्वेश्चन करना है कि ये सही है मेरे लिए कि नहीं है। जैसे हमें कोई चीज़ देखना पसंद है, देयर आर सो मेनी पीपल हु जस्ट वांट टू वॉच मूवी, उन्हें पूरे पूरे दिन मूवी देखते हैं वो। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें चाहती हैं, आंखें तो जल रही होती हैं। अगर इंद्रियों को देखा जाए तो वो तो जल रही हैं कि भाई इतनी देर से आप मूवी देख रहे हो, बट वो माइंड की ख्वाहिश है, माइंड को चाहिए वो। तो शरीर तो बता देता है कि हमें नहीं चाहिए। आप तला हुआ खाना खाते हो, शरीर खराब होने लगता है, लेकिन वो ख्वाहिश तो माइंड की है कि समोसा चाहिए खाने के लिए। तो जब भी हम ये खा रहे हैं कि क्या ये मेरे शरीर के लिए ठीक है, तो अगर शरीर के लिए ठीक नहीं है तो पहले डालो ही मत, एग्जैक्टली, बिकॉज एक हैबिट फॉर्म हो जा रही है। टेस्ट हुआ फिर आप बस में चले जाते हाँ। हो, फिर आप माइंड के बस में होने लगते तो हैं। एक्चुअली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ कि जितनी चीज़ें अच्छी नहीं है उनको दूर रखो, एग्जैक्टली, बेसिकली दूर रखो 100%। और जितनी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, जैसे मतलब ये एक हैक सिर्फ फूड के लिए ही नहीं, हाँ, हर एक चीज़ के लिए हो हर एक सकता है। चीज़। जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसको दूर रखो। हाँ, तो इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग बोला था ना, माइंड को ट्रेन करने वाली बात, जब माइंड ट्रेन होने लगता है ना, तो माइंड आपका साथ देने लगता है। जब आप फिटनेस के थ्रू माइंड को कर रहे हो और डाइट के थ्रू कर रहे हो कि आप सुन नहीं रहे हो, आपको समोसा नहीं खाना, माइंड कह रहा है खाना है, यू से कि नहीं खाना है, शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो माइंड कुछ टाइम के बाद कहने लगता है यस दिस इज नॉट राइट। करेक्ट। वो आपने कहा, अभी मेरा एक अनुभव हुआ है रिसेंटली, क्योंकि और मैं कहाँ पे स्लिप हुआ भी मैं शेयर करता हूँ और मैं आपसे एडवाइस लेता हूँ कि मैंने अभी एक स्ट्रीक किया था 37 डेज ऑफ नो प्रोसेस शुगर का। ओके, तो मैंने निकाल दिया प्रोसेस शुगर। मेरा एक स्वीट टूथ, बहुत स्वीट टूथ है, मतलब एक हैबिट बिल्ड हो गई है, जैसे आपने कहा, और माइंड को बहुत और इंद्रिया को बहुत पसंद है शुगर, तो मैंने कहा कि इसको अभी दूर रखते हैं। 37 डेज मैंने कंटिन्यू किया, फिर टूट गया एक रात को, क्योंकि मैं बहुत, मतलब मैंने आई थिंक 13-14 घंटे काम किए थे वो दिन पे, तो मैं बहुत ऑलमोस्ट ये हो गया था कि यू वर वेरी टायर्ड, आई वॉज टायर्ड एंड आई वॉज नॉट एबल टू कीप माई गार्ड अप इन अ वे। और नॉर्मली तो क्या होता था 37 डेज के थ्रू
माइंड मुझे बोलता था हाँ इसको दूर रख, हाँ इसको दूर रख। उस दिन पे माइंड का सहारा नहीं आया और फिर वो टूट गया। और उसके टूटने के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए, अभी तक मैं उसको काबू में नहीं ला पाया। ओके अभी तक मैं शुगर खा रहा हूँ, ओके लेकिन आज मेरा दिन है कि मैंने रिस्टार्ट किया है। तो हाँ। शायद आप मेरे सामने ऐसे आगे हो कि हाँ। एक एडवाइस देने के लिए कि इसमें मेरे ख्याल से वी विल रीच समवेयर। तो होता क्या है ना कि जब हम बड़ा एम बना के बैठ जाते हैं कि 37 डेज मुझे करना है और बीच में जैसे ही टूटते हैं तो हम माइंड तो इसलिए तैयार बैठा रहता है कि यहाँ लूज पॉइंट मिला, अब पकड़ लो, अब ग्रैब कर लो। और वही होता है, अभी आपके साथ भी वही हुआ कि अब तो तोड़ ही दिया, अब तो खा सकते हैं। इसमें पीसेस में हमें इसको बांटना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सोशल मीडिया यूज़ करनी है, मैं आई जस्ट वांट टू वॉच रील्स, तो मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि जब तक आपको रील देखनी है यू नीड टू बी इन द प्लैंक पोजीशन। आप देखो, आप आधा घंटे देख लो, बट प्लैंक पोजीशन में रह के देखना। ओके एंड हाँ, तो आप बड़े एम में मत जाओ। आपने जैसे डिसाइड किया था कि आज मेरा टूट गया, ठीक है, टूट गया, माइंड ने काम कर दिया, लेट्स गो फॉर 5 किलोमीटर रन। तो आप उसी वक्त, जिस वक्त आपका प्रण टूट रहा है, पुट एक और प्रण उसी साथ में कि अगर ये हुआ है, माइंड कमज़ोर पड़ा है, माइंड को पहले देखते हैं। अब मुझे जाना है, ये करना है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट प्लैंक लगा पाऊँगा। आप देख लो 2 मिनट रील जितनी देखनी है, एंड देन यू आर टायर्ड, यू वोंट बी एबल टू रीड। बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली आपने ना हमारे प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा इंसाइट दिया कि फीचर बन सकता है हमारा। एग्जैक्टली कि आप अपनी लाइफ की रूल बुक बना सकते हो कि अगर मैंने ये किया तो मैं ये करूंगा, मैंने ये किया तो मैं ये करूंगा। एग्जैक्टली अब माइंड के साथ ना यू जस्ट नीड टू प्ले। क्योंकि माइंड क्या है, माइंड अब इस एज में हम लोग हैं, 30-35 साल की कंडीशनिंग है, वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसको हर वक्त हमें हराना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि बड़ी लड़ाई उसके साथ हमने डिसाइड कर ली, वो जीत जाएगा। एवरी डे एवरी मोमेंट कीप फाइटिंग इट। रूल्स को चेंज करते रहो, आप जितने रूल्स चेंज कर सकते हो, बिकॉज यू आर डिसाइडर। तो यहाँ से आते हैं पेरेंटिंग पे। हाँ, बिकॉज ये एक आई थिंक एक अच्छा जंक्चर है पेरेंटिंग पे जाना। बिकॉज इन अ वे आज के पेरेंट्स को इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जहाँ माइंड का स्टिमुलेशन बहुत है, जैसे मैंने देखा है कि मैं रिसेंटली एक हॉलीडे डेस्टिनेशन पे गया था और ब्रेकफास्ट टेबल पे मम्मी पापा बात कर रहे थे, लेकिन बच्ची तो खा ही नहीं रही थी जब तक वो टैबलेट सामने ना हो। 100%। ओके, तो उन्हें स्टिमुलेशन वो चाहिए ही खाना खाने के लिए। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है पेरेंट्स के लिए, मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है। हम लोग तो दूर से देख के जज कर सकते हैं अरे क्या कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजिंग, वो बच्ची खाएगी नहीं। तो पेरेंट्स के लिए आपका क्या एडवाइस है? तो पेरेंट्स ना इसको थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं कि एक पेरेंट वो हैं जो अपने बच्चे को बहुत बड़ा बना देना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए। एक पेरेंट वो हैं कि सिर्फ बड़ा कर देना चाहते हैं। मोस्टली जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि कैसे भी ये बड़ा हो जाए, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। जो पैसे वाले पेरेंट्स हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, सब हैं, वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जो पहले वाले पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बच्चे की ज़िंदगी बना दी होती है। दे वॉन्ट टू से कि भाई तुम 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, टीवी नहीं देखनी है, इस टाइम पे खेलने जाना है और खेलने नहीं जाना है, पढ़ाई का टाइम है। उनका पूरे दिन का जो स्ट्रक्चर है उन्होंने डिसाइड कर दिया है। एंड देयर आर फ्यू पेरेंट्स, जो मैं नहीं कर पाएगा वो करेगा। हाँ, वो करेगा। सपने हैं उनके जो किसी आजकल जो देखने को मिलता था कि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, फुटबॉलर बनना चाहते थे, अब वो बच्चे को बनाना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं बन पाए। उसके लिए उसकी लाइफ, वो भले ही नहीं बनना चाह रहा है, वो पढ़ना चाह रहा है, आपको फुटबॉलर बनना है, 2 घंटे जाके खेलो, ये खाओ, ये करो, बाहर नहीं जा सकते। तो एक तो ये कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी ये वाली है जिसमें टाइम नहीं है और वो बहुत जल्दी कोई ऐसा बता देना चाहते हैं पेरेंट उसको, बच्चे को, कि ऐसा कर दो तो इससे अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। खुद वही कर रहे हैं जो बच्चा कर रहा है। मतलब उनकी लाइफस्टाइल को देखो तो ऐसी है कि वो बच्चा सीखेगा ही सीखेगा। तो मुझे ये लगता है दोनों को अगर अलग अलग समझें कि जो पैसे वाले, जो एबल पेरेंट्स हैं, जिनके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, बस टाइम नहीं है, उनको शो करना ही पड़ेगा
कि व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि बच्चा वही करता है जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यू नो, अगर आप यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर ऑन द फोन, आप सब चीज़ें कर रहे हो, बच्चा कैच करेगा ही करेगा। वो आपके कहने पे नहीं जाएगा कि नहीं तुम्हें नहीं यूज़ करना है टैबलेट, तुम्हें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। आप पूरे दिन कर रहे हो, आप पूरे दिन लैपटॉप पे बैठे हुए हो। तो आपको ऐसी लाइफ़स्टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी कि 1 घंटा है सब लोगों का यूज़ करने का। व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, 1 घंटे में आपको यूज़ करना है, आप कर लो। उसके बाद एवरीबॉडी इज़ टुगेदर, बैठ के ये एक्टिविटी करते हैं, खाना खाते हैं या ये करते हैं। क्योंकि जो माहौल है घर का, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द होम, वो घर जैसा ही होना चाहिए। हम लोगों ने क्या है कि घर में ये सब चीज़ें ना बहुत अलाउ कर दी हैं, इनको बहुत बड़ा स्पेस दे दिया है कि आप घर में 5 लोग बैठे हैं, सब फ़ोन पे बैठे हैं, कोई टीवी पे बैठा है, कोई किसी जगह बैठा है, एवरीवेयर स्क्रीन इज़ देयर। तो इसके रूल हमें ज़रूर बनाने चाहिए कि एक टाइम है, उसके बाद नोबडी इज़ यूजिंग, एवरीबॉडी इज़ टुगेदर। तो मेरे ख्याल से धीमे-धीमे, क्योंकि ये चेंज बहुत धीमे-धीमे आता है, तो वो चेंज आ सकता है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले वाले पेरेंट्स जो अपनी लाइफ को बच्चों की लाइफ बना लेते हैं। मुझे लगता है जो भी इस धरती पे आया है ना, एक अपनी ज़िंदगी लेके आया है। वो बुद्धा भी बन सकता है, वो सत्य को जान सकता है, वो हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ के साथ है। तो जैसे ही उसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं कि तुम्हारी ये लिमिटेशंस हैं, तुम्हें यहाँ पहुँचना है, आपने एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर दिया। तो अगर पेरेंट ढाल बन जाए, ढाल का क्या काम होता है कि आपके ऊपर कोई वार होने वाला है ना, यू होल्ड इट, और उस वार को आप ख़त्म कर देते हो, है ना, सेव कर लेते हो एक तरह से। अगर पेरेंट ऐसा हो कि आप उड़ो, आप चलो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जो वो जानते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे के लिए, देन यू बिकम ढाल, आप उसका सहारा बन जाओ, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म मत करो। जैसे ना मुझे बड़ा पेनफुल लगता है कि बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ को बचपन में ही डेड कर दिया जाता है। कैसे? वी कैन गो लिटिल डीपली। जैसे एक होता है आस्तिक, जो मानता है कि भगवान है, ये रिलीजन है, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, वो सब मानता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको बता दिया कि ये भगवान है और इनको ऐसे माना जाता है, ऐसे पूजा जाता है, और पूरे उसकी कहानियाँ हैं सबके पास। नास्तिक होता है जिसको ये पता होता है कि भगवान नहीं है, ये नेचर ने अपने आप पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया है, उस तरीके से चल रहा है। एक होता है सीकर का मतलब होता है, अब एक तरह से अगर आस्तिक को भी देखें, वो भी प्रूव करने में लगा हुआ है कि भगवान होते हैं, ऐसे होते हैं। नास्तिक भी प्रूव करने में लगा हुआ है कि नहीं होते हैं। दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, यू नो, अपना अपना प्रूव करने की। सीकर का काम होता है कि कुछ तो है, ये दुनिया ऐसे नहीं चल रही है, लेकिन है क्या, उसको जानने की ज़रूरत है। तो आप सोचिए, एक बच्चा पैदा हुआ, उसको रिलीजन में जाने से पहले अगर उसके फादर और जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि बेटा भगवान होते हैं, ऐसा लगता है स्क्रिप्चर्स से, और जितने भी जागे हुए लोग हैं उन्होंने कहा है कि देयर इज़ वन पावर, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जान पाया, मैंने कोशिश की, मैं इनको भगवान मानता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि तुम जान सकते हो। तो जिस दिन आप ओपन हो जानने के लिए, यू क्वेश्चन एवरीथिंग, किसी को क्यों मानना है, किसी ने बोला कि ये है, नहीं मानता, आई जस्ट वांट टू नो। तो जितने भी जागे हुए लोग हुए हैं ना, वो इस थर्ड कैटेगरी में आ गए थे कि अगर लोग मरते हैं, जैसे बुद्धा की वी आर टॉकिंग अबाउट, कि लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, और शरीर में रहते हैं तो इनकी एम क्या होता है, राइट? तब जाके वो रास्ता खुलता है कि आप जानने लगे। जिस दिन आप जान गए, देन यू आर समथिंग एल्स, फिर आप उस रियलिटी तक पहुंच गए। तो मुझे लगता है हर पेरेंट को एक तरह से ओपन होना चाहिए इन एवरी फील्ड, कि आप स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हो, यू आर ओपन। आप जैसे बहुत लोग हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप बेस्ट हो, लेकिन अगर अच्छा करोगे यू विल बी एबल टू रीच आपको जो करना है। दे शुड बी ओपन फॉर एवरीथिंग। तो अगर इसको डिस्टिल करें, लेट्स से कि इफ यू हैव 3 टिप्स फॉर पेरेंट्स,
आज के पेरेंट्स के लिए, तो आपके 3 टिप क्या होंगे? तो मुझे लगता है एक तो उनको अपने जो ख्वाहिशें हैं वो कभी भी बच्चे पे नहीं रखनी चाहिए, उसे अपना जीवन बता देना चाहिए। मैंने जीवन में ये किया, इसका ये रिजल्ट हुआ, तुम्हें करना है कि नहीं, दिस इज़ योर डिसीजन, राइट। दूसरा, ढाल बनना चाहिए। ढाल इन द सेंस उन्हें ये पता होना चाहिए कि बच्चों को कि अगर कुछ गलत होगा दे विल स्टॉप मी, ये गलत है। हो सकता है बच्चे उसे फिर भी करें, लेकिन आप एक बार उनको कई बार हर्षिल यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि करके जब तक नहीं देख लेते ना तब तक मज़ा नहीं आता। लेकिन जब हम एक बार बोलते हैं ना कि बेटा ये मत करना, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, और बच्चा फिर भी करता है और उसमें कुछ गलत होता है उसके साथ, ज़िंदगी भर के लिए वो सीख जाता है कि मेरे फादर ने बोला था और मेरी मदर ने बोला था, रॉन्ग थिंग, मैंने गलत किया है। तो जो आगे वाली वो जो चीज़ें कहने वाले हैं ना, वो बड़े ध्यान से सुनेगा बच्चा, कि एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको सुनना चाहिए। तो एक तो ढाल बनना चाहिए, और मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में ना फ़न इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पेरेंट्स ने क्या किया है कि खुद तो दुखी रहते ही हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, ऑफिस को घर में लेके चले जाते हैं, वर्क को लेके चले जाते हैं। घर का जो माहौल है वो बहुत एनर्जी, मतलब जो माहौल है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेके घुस रहे हो घर में। तो रियल फन कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं? जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग ऐसे ये डिस्कशन कर रहे हैं, काफ़ी सीरियस डिस्कशन है ऑलमोस्ट, मतलब एक ज़रिए से देखें तो मज़ा भी ले रहे हैं, लेकिन एक ज़रिए से देखें तो एक सीरियस भी डिस्कशन है। तो ये एक बैलेंस हो जाता है ना घरों में कि कितना सीरियस डिस्कशन करना, बिकॉज अगर आप एक एक ढाल बन रहे हो तो इन अ वे आप थोड़े सीरियस भी हो जाओगे, बिकॉज आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और एक दूसरा एंड है कि मतलब कोई भी रूल्स ना हो तो बच्चा जो चाहिए वो कर रहा है, लेकिन उसमें भी बच्चे की ग्रोथ नहीं है। नहीं, वो फन नहीं। हाँ, करेक्ट, वो फन नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो रियल जो फन होता है वो कल्टिवेट कैसे करें। क्या है ना कि और एक तो पहले वो रियल फन है क्या, थोड़ा उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, तो रियल फन क्या है कि जिसमें यू आर प्लेइंग विद योर किड्स। अब क्या है, आप किसी भी घर में घुस जाओ, नोबडी इज स्पेंडिंग टाइम विद किड्स। आप सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हो, ये करना है, ये नहीं करना है। फन टाइम हो गया, जस्ट गो फॉर मूवी, आप दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ, यू क्रिएट थिंग। आपने देखा होगा आजकल यूएस और जितनी वेस्टर्न कंट्री हैं, बच्चे और पेरेंट्स दोनों मिलके कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं घर में। इट्स वेरी इजी, यू आर सिटिंग ऑन सोफा, आपने एक गेम क्रिएट कर दिया, देयर आर सो मेनी गेम्स, कि चलो यार इसको खेलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल किड्स, उनके साथ खेल रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो, उसका भी दिमाग चल रहा है। इट्स अ फन टाइम, 1-1.5 घंटे आप पूरा उसमें क्रिएटिव थिंक कर रहे हो और यू आर प्लेइंग। जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, यू गो आउट, यू प्ले विद देम, जस्ट बी विद देम क्रिएटिविटी के साथ। जैसे आप फुटबॉल लेके किसी जगह चले जाओ, आप खेल लो एक बार जाके, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो। क्रिएटिविटी इक्वल टू ट्रू फन, यस, इन अ वे अगर आप देख सकते हो। तो आप अपनी गेम्स क्रिएट करो, आप अपने रूटीन्स क्रिएट करो। दिवाली हो तो आप साथ में घर डेकोरेट कर दो, या यू कैन क्रिएट। तो क्या ना, ये पोएट्रीज लिखो साथ में। एग्जैक्टली, इसमें क्या है कि आपको मजा आने लगता है कि आपकी जो क्रिएटिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो यंगर बच्चों के लिए, और ओल्डर बच्चों के लिए फिर ओल्डर डिपेंड करता है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, राइट। मुझे ये हमेशा लगता है कि आपका जो भी फन हो ना, वो आपके माइंड या फिर बॉडी से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे पार्टी करना एक फ़न है, सबसे मेन फ़न है मेरे ख्याल से, कि ज़िंदगी जी लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं जाके। बट पार्टी करना आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए इज़ नॉट गुड। पार्टी इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लब एंड पब, कि आपके माइंड के लिए लाउड म्यूजिक इज़ नॉट गुड। आई एम जस्ट ब्रेकिंग आउट, राइट। ड्रिंक इज़ नॉट गुड, राइट। आप लेट नाइट खाना खा रहे हो इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। अब इस चीज़ को जैसे अपनी ज़िंदगी में देखा जाए इस एज में, तो हमें बड़ा पसंद है कि आप किसी जगह पीसफुल बैठे हो, इवन यू आर हैविंग ड्रिंक और लाइट म्यूज़िक, ये सब चीज़ें आपके लिए ठीक हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रिंक, बट आप पीसफुली बैठे हो, आपके ईयर को भी ठीक लग रहा है कि शांति से गाना चल रहा है, तो ये आप क्रिएट करते हो कि इस टाइम पे मेरे लिए ये ठीक है। तो पेरेंट्स को ऐसा उनको समझाना पड़ेगा बच्चों को, करके, आप मतलब उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ करनी है, ये नहीं कर सकते। उनके साथ जाओ,
कि वंस एक्सपीरियंस दिस विद मी, फिर आप पार्टी को एक्सपीरियंस करो, आई विल गो विद यू। Got it. So older parents should basically create the environment which the kid can follow. एग्जैक्टली। Okay. तो उससे क्या है ना, उनके माइंड में बैठ जाता है कि दिस इज Got मच it. बेटर। Got it. पहले तो खुद पे कंट्रोल लाना है, फिर वो क्रिएट कर सकते Create हो। करना। और आज के सपोज मैं एक 20-year-old हूँ या 22-year-old हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ क्या कर सकता हूँ टू बिल्ड द रिलेशनशिप? बिकॉज क्या हो रहा है कि 20-year-old और 22-year-old और पेरेंट्स के बीच में भी काफ़ी गैप हो रहा है। हाँ, लोग ऐसे भी है कि मतलब मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स है हैदराबाद में, या मेरे पेरेंट्स है बैंगलोर में या पूना में, तो हम साथ में नहीं रहते। एक मतलब बॉन्ड मेंटेन कैसे करना चाहिए, और जब भी उन्हें मिलने जाए तो कैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम? हाँ, तो कई बार क्या लगता है ना, जैसे ये जो पेरेंट हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के साथ अब होने लगे हैं। पहले के पेरेंट्स क्या होते थे, वो पापा से कभी बच्चे बात ही नहीं कर पाते थे। बहुत मतलब 50 साल पे जाके कहीं ना कहीं उनकी बात स्टार्ट होती थी, इतने डरे हुए होते थे। अब क्या है ना, पेरेंट और बच्चे बात करने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने लगे हैं। मुझे ये लगता है कि बात करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात इन द सेंस कि व्हाट आई डू विद माय फादर नाउ डेज, कि आई जस्ट सिट डाउन विद हिम। मैं कोई पुरानी बात छेड़ देता हूँ कि पापा आपने इस एज में ये वाला चीज़ कैसे की थी, आप क्या करते थे। तो उन्हें बहुत मज़ा आता है कि somebody is interested। सवाल पूछो। हाँ, नो मी। उन्होंने भी, क्योंकि एक्सपीरियंस सबके होते हैं अपने अपने, उनको पूछो, आपको भी सुनने में मज़ा आता है और कॉन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा पेरेंट्स के साथ उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि उनका बच्चा उनके साथ बैठ के बात कर रहा है। यू नो, इट कैन बी ऑन वीडियो कॉल, एनीवे। आप उनको आजकल के बच्चे बहुत डायरेक्ट करने लगे पेरेंट्स को, क्योंकि डायरेक्ट करने लगे यानी यू नो, आजकल के बच्चे समझते हैं कि वो सब जानते हैं, दे नो एवरीथिंग। वो जवाब दे रहे, सवाल नहीं पूछ रहे। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स को बताने लगे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, आजकल के ज़माने में ये हो रहा है। उनके ज़माने में जो हुआ था वो भी बहुत डिफ़िकल्ट था, और मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो उनकी सुनो, उनसे पूछो चीज़ें कि ये कैसे हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं। दो यू नो फॉलो और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट टास्क, बट उनकी सुनो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही आपने, बिकॉज आप पूछो, हाँ, उनके साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए। हाँ। आप ऐसे मत पूछो सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए। एग्जैक्टली। बिकॉज एक वही एक गैप आ जाता है कि ऑलमोस्ट कि मैं पूछूंगा जो वो कहेंगे मुझे करना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वहाँ पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़ीरो हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो रह रहे हैं अभी, वो हो सकता है न्यू जनरेशन में नहीं अप्लाई होता हो। यू नो, वो किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है हमें। तो फॉलो आप वही करो जो आपको फील अच्छा होता हो, लेकिन इट डजंट मीन कि आप पेरेंट्स की बेइज्जती करो कि दे डोंट नो एनीथिंग। दे नो, उनके एंगल से वो जानते हैं। तो यू जस्ट लिसन देम एंड स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विद देम। इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आजकल बात नहीं कर रहे हैं लोग। आपको बहुत सारे आपके ग्रुप कोचिंग थ्रू या ग्रुप सेशंस थ्रू आप लाइफ को अलग अलग व्यू से देख रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इफ़ यू आर फीलिंग लो, क्या करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि यू गो आउट एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटी। क्या होता है कि शरीर को हम, माइंड हमारा शरीर में रहता है, हेल्दी अगर बॉडी है तो माइंड भी पीसफुल होने लगता है। आई ऑलवेज फील, जब भी लो फील कर रहे हो, यू जस्ट गो आउटडोर, दैट्स इट। आपका काम हो जाएगा। यू नो, डू सम वॉक, रनिंग कर लो, लंबी लंबी सांसें ले लो, यू नो, बट गो आउट। हम कमरे में बैठे रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं अपने थॉट्स को। शुड नॉट डू। जस्ट गो आउट एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। व्हेन यू फील एंग्शियस, एंग्जाइटी होने लगी, तो क्या करना चाहिए? प्राणायाम इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनुलोम विलोम आप कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट एबल टू यू नो गो आउट एंड डू सम एक्टिविटीज़। डर हमारे अंदर इसीलिए होता है कि हम थॉट को ना बार बार घुमा रहे होते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला है, और जैसे जैसे हम घुमाते हैं ना, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो या तो कोई ऐसी एक्टिविटी कर लो जो आपको इस मोमेंट में ले आए। यू नो, इट कैन बी एनी स्पोर्ट। जैसे व्हाट आई यूज़ टू डू, जब मैं एंजाइटी आती थी तो आई यूज़ टू प्ले समथिंग। मैं जाके ना एकदम भूल जाता था कि क्या हो रहा है। यू जस्ट प्लेइंग एनी एक्टिविटी, बट इट शुड बी रिलेटेड टू योर फिजिकल एक्टिविटी। कई बार क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि हम मूवी को देख लें,
मूवी देखने से हमारी थोड़ी एंजाइटी कम हो जाएगी। मूवी भी एक इल्यूजन है जो थोड़े टाइम के बाद वो भी आपके थॉट्स में घूमता रहेगा। तो डू सम फिजिकल एक्टिविटी, डू प्राणायाम, दैट इज इनफ आई थिंक। गॉट इट। अगर आप बहुत थके हुए हो, लंबा दिन है, आपने बहुत काम किया हो या आपने बहुत पढ़ाई की हो, बहुत थके हुए, तो क्या करना चाहिए? सो डिपेंड्स, आप फिजिकली थके हुए हो, मेंटली थके हुए हो, उसको दोनों ब्रेक करते हैं। इफ आई एम मेंटली बहुत थका हुआ तो हाँ, तो मेंटली मुझे लगता है कि हम बहुत सारी मेमोरी अपने अंदर भरते जाते हैं ना, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कचरा हो गया है अंदर। तो फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव, देखो ये सारी चीज़ें इसलिए रिलेटेड हैं कि बॉडी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे अंदर। जो भी माइंड में प्रॉब्लम्स आती हैं वो बॉडी शांत बैठा हुआ है इसी वजह से आती हैं। वंस यू मेक योर बॉडी एक्टिव तो वो काम करने लगता है, हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेंटली जब हो तो मेरे ख्याल से टेक अ गैप एंड यू डू थिंग्स जो आपको थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, जैसे कि यू कैन टेक अ कॉफ़ी, यू कैन जस्ट गो आउट, हैव सम जूस और समथिंग, यू मीट अ पर्सन whom you like, जैसे दोस्त हैं उससे कॉल करके आपने बात कर ली। मेंटली क्या है कि यू शुड नॉट बी इन द फ्रेम, आप थोड़ा सा हट जाओ उससे, फ्रेम से, एंड डू एक्टिविटी विच यू लाइक, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट। और अगर फिजिकली टायर्ड हो तो? फिजिकली टायर्ड मुझे ये लगता है, देखो टायर्ड भी हम जो फिजिकली होते हैं वो मेंटली ही होते हैं इनडायरेक्टली। जैसे आपसे मैं कहूँ कि आप फिजिकली बहुत टायर्ड हो, आपसे हिला भी नहीं जा रहा है, आप ऐसे पड़े हुए हो और किसी ने बोल दिया टाइगर आ गया रूम में, आप कूद के भागोगे बुरी तरीके से। तो एनर्जी है लेकिन माइंड ने ये बोल दिया है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर ली, यू आर टायर्ड, राइट? तो ऐसी एक्टिविटी जो आपको लगे कि अच्छी है मेंटली, एनर्जी इज ऑलवेज देयर इन यू। सो यू कैन जस्ट मेडिटेट और थोड़ा सा माइंड को पीसफुल कर सकते हो। राइट मैसेज शुड कम फ्रॉम योर माइंड टू द बॉडी कि आप में एनर्जी है। कई बार ना हम सेल्फ जो टॉक होती है ना वो भी बड़ी गलत होती है। हम कई बार कहते हैं आई एम डेड। तो वंस वी से दिस, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होने लगता है एंड वी फील टायर्ड। जैसे इफ़ आई गिव एग्जांपल, किसी ने बोला कि खट्टी चीज़ है ये, राइट? तो आपके अंदर सलाइवा आने लगता है। अब बॉडी को ये मैसेज गया है कि खट्टी, आपने टेस्ट भी नहीं किया है कि वो खट्टी चीज़ है, किसी ने बताया है कि वो खट्टी है एंड यू फील कि अरे खट्टी चीज़ है कहीं पास में, और आपके अंदर सलाइवा आ गया। तो वट एवर मैसेज यू गिव योर माइंड, वो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। तो आई ऑलवेज से कि आप कभी भी ना नेगेटिव टॉक मत करो। अगर आप टायर्ड भी हो ना कि आई एम फीलिंग सो अलाइव, आई डिड सो मच, है नो, आप टायर्ड हो बट यू आर नॉट सेइंग इट। आप शब्दों को ना कभी भी अपनी बॉडी को नहीं सुनाना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो। आप वो बोलो जो आप फील कराना चाहते हो, क्यों आई एम फीलिंग टोटली फाइन, आई एम सो मच एनर्जेटिक। तो समटाइम्स सेल्फ टॉक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड इफ़ यू रियली एग्जॉस्ट, आपने वर्कआउट किया है या कुछ किया है, रेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। हम ना सोने और रेस्ट को ना बहुत सेकेंडरी चीज़ मानते हैं, लेकिन हमारी माइंड की सब चीज़ों की, इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ डिपेंड ऑन रेस्ट। आपका बॉडी रेस्ट में रहना ही रहना। थॉट्स फिर सिमर होके अंदर आ जाते हैं। तो और नाउ लेट मी स्विच गियर्स लिटिल बिट। अगर कोई लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहता हो, हाँ, तो हाउ शुड दे सिलेक्ट अ लाइफ पार्टनर? मुझे लगता है अगर वो सिलेक्ट कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा सिलेक्ट। ओके, लाइफ पार्टनर का मुझे ये लगता है कि अगर आपको स्पेस देना नहीं आता है, देना, आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सपेक्ट करो आपका पार्टनर आपको स्पेस दे तो काम नहीं बन पाएगा। आपको देना आता हो कि अगर उसको, मेरे पार्टनर को ये करना है, ये एक्टिविटी करनी है, यू आर देयर, यू डू इट, दिस इज़ योर टाइम एंड दिस इज़ माई टाइम। अगर किसी बेस्ट रिलेशन को देखा जाए, रिलेशनशिप को, उसमें उनको स्पेस देना आता है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो उसमें अगर आप यू आर एबल टू गिव स्पेस, रिलेशन विल वर्क। बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमें अलाइव फील होता है कि नहीं, मेरी भी कोई अहमियत है,
मैं जो करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ वो करने के लिए मैं फ्री हूँ। आई थिंक स्पेस, क्योंकि हम ना एक दूसरे की लाइफ ना अपनी बनाने लगते हैं कि आप ये करना चाहते हो साथ करेंगे। और आपके हिसाब से अभी इंडिया में इस टाइम पे डिवोर्स इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है? ये हमेशा से ऐसा था। देखो, हमें ये लगता है कि रिलेशनशिप ना पहले बहुत अच्छे होते थे, कभी अच्छे नहीं होते थे, बट प्रेशर इतना होता था। आप अगर एक चीज़ को उठा के देखो कि एक वुमन को हम उठा लें अगर पुराने ज़माने से, उस पे दोनों फैमिली का प्रेशर कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम्हारी ससुराल से बॉडी निकलती है। ये कहावत सुनी होगी आपने कि एक बार ससुराल पहुंच गए, वहाँ से आपकी बॉडी आएगी, अब वापस नहीं आ सकते हो। बच्चे हो गए, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप पे कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। आप बच्चों को लेके कहाँ जाओगे, किस जगह जाओगे? और ज़माना ख़राब है, ये बहुत अच्छे से उन्हें पता होता था। तो अब क्या हो रहा है, अब जो वुमेन हैं आजकल की, वो कमा रही हैं, वो बाहर जा रही हैं, घूम रही हैं। तो जब भी ये चीज़ अब सामने आती है, दे टेक देयर डिसीजन। अब तो कोई प्रेशर नहीं है कि अब मुझे फैमिलीज़ को मेंटेन करना है, बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। दे अर्निंग मनी, दे गो आउट, दे रेंट अ हाउस एंड दे लिव देयर लाइफ। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, आफ्टर 25-30 ईयर्स, अभी डिवोर्स हुआ है। द काइंड ऑफ लाइफ शी वाज लिविंग एंड द काइंड ऑफ लाइफ शी इज़ लिविंग राइट नाउ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शी इज़ जस्ट अलाइव, शी इज़ ट्रैवलिंग, शी इज़ गोइंग टू विजिट प्लेसेस, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, शी इज़ वर्किंग आउट, शी इज़ टेकिंग प्रॉपर डाइट एंड शी इज़ अराउंड 50-52। तो लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती है। द मोमेंट यू फील कि आज वो है। तो ये मेरे ख्याल से, एज़ यू आस्क्ड, कि अब लोग थोड़ा सा इवॉल्व हो रहे हैं। अब लाइफ को वो सीरियसली लेते हैं कि मेरी लाइफ इतनी छोटी नहीं है, माई कंडीशंस माई लाइफ। ओके। और एक लास्ट जो मेरा सवाल है मेडिटेशन के बारे में, आपकी जर्नी मेडिटेशन के साथ, और आप यंग जनरेशन को क्यों रेकमेंड करेंगे कि वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस अपना ले? तो मुझे ये लगता है, देखो, हम सब भटक रहे हैं, बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं। जैसे कोई पैसे वाला बनना चाहता है, गरीब है, वो पैसा मिल जाएगा तब खुशी मिल जाएगी, और इस ख्वाबों में वो खोया हुआ है। जो पैसे वाला है उसको ये लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिससे पीस आ जाएगा माइंड उसमें, और खुशी आ जाएगी मेरी लाइफ में। तो सब कोई एक टारगेट बना के बैठे हैं कि वहाँ पहुँचेंगे तब खुशी मिलेगी। और एज आई सेड इन द बिगनिंग कि खुशी हमें तभी मिलेगी जब आप अपनी तरफ आने लगते हो। अपनी इन द सेंस कि आप जानने लगते हो हु एम आई, मैं हूँ कौन। तो ये खोज हमें मेडिटेशन से ही मिलती है। अब क्या होता है कि माइंड में जो थॉट्स हैं उनको तो अलग करना ही है, वो तो कचरा है कि आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 2 मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेट इन सेकेंड। वो आ रही है, आपके स्किन से आ रही है, आपके सेंसेस से आ रही है, सब जगह से इंफॉर्मेशन जा रही है और आपके माइंड के अंदर स्टोर हो रही है। आप जानते हो नहीं जानते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कॉन्शियस माइंड, आपको ये लगता है कि जो हम गैदर कर रहे हैं वही इंफॉर्मेशन है, बट देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन। यहाँ भी जितनी आवाज़ें हो रही हैं वो जा रही हैं, स्टोर हो रही हैं हमारे अंदर। तो इन सबको वो करने के लिए, लाइन में लाने के लिए मेडिटेशन इज़ द थिंग। आप अपने माइंड को एक जगह स्थिर कर दो। तो मेडिटेशन मुझे लगता है कभी भी बहुत हार्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए लोगों के लिए कि आपको बैठना है आधा घंटे फिर मेडिटेट करना है। मेडिटेशन का कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें लोग एंजॉय कर सकें। दो देयर शुड नॉट बी इन द इल्यूजन कि वो एक इल्यूजन को छोड़ के दूसरे इल्यूजन में चले जाएं, राइट? जैसे बहुत सारे मेडिटेशन लोग कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर में, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या कुछ ऐसा। वो कुछ ऐसा क्रिएट करते चले जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो कि वो कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट किया था, वो पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने जाके। तो इल्यूजन में नहीं जाना है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, उस पर ध्यान लगाओ। देयर आर सो मेनी वाइब्रेशन, सो मेनी साउंड्स। आप कभी बैठोगे सुनने के लिए तो आपको बहुत कुछ सुनाई दे सकता है, लेकिन माइंड बड़े साउंड सुनने में कैपेबल है अभी। तो अपनी बॉडी पे आके ध्यान लगाना चाहिए और हक बनता है हमारा अपने आप को जानना
एंड मेडिटेशन इज़ अ थिंग, करना ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। On that note, निवेद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने बहुत शेयर किया आज और बहुत अलग अलग कॉर्नर्स में गए, पेरेंटिंग टू स्पिरिचुअलिटी टू फिटनेस एंड स्पिरिचुअलिटी टू रिलेशनशिप्स टू डिवोर्स टू बहुत ही चीज़ों में। Hope it was good. Hope it was good. Yeah, it was fun. It was I think जो यूजर यहाँ तक आ गए उनको तो बहुत मजा आया होगा। एक रोलर कोस्टर राइड था। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन। Yeah, it was fun. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.